हेलो एवरीबॉडी। तो वेलकम बैक टू रिवीजन ऑफ अनदर चैप्टर थ्रू चिंटू नोट्स। जिस चैप्टर को आज हम रिवाइज कर रहे हैं वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। छोटा सा चैप्टर है याद करने वाला, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। पहले ग्रोथ देख लेते हैं हम। ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करते हो? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, उसके पार्ट्स या पूरा इंडिविजुअल, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर है क्योंकि आपको क्वाइट इजीली विजिबल होता है। ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, साथ में प्रोसेसेस चल रहे होंगे और ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा जो कि जर्मिनेशन का है। ये एपिजियल जर्मिनेशन है क्योंकि इसमें कॉटलिडन आपको सरफेस के बाहर देखने को मिल रहा है। बाकी आप हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, रेडिकल, प्लूम्यूल ये सब देख सकते हैं। ग्रोथ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो प्लांट की ग्रोथ को यूनिक कहते हैं। क्यों यूनिक क्यों है? क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में कैपेसिटी है, प्लांट के पास कैपेसिटी है अनलिमिटेड ग्रोथ की थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ ना कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनकी बॉडी में है जो हमेशा ग्रोथ करवाते रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं दैट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। तो ये हमेशा प्लांट की बॉडी में न्यू सेल्स ऐड करते रहते हैं, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिस्टम्स आपको कहाँ मिलते हैं? या तो रूट के एपेक्स पे या फिर आपको शूट के एपेक्स पे मिलते हैं और ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मतलब ये प्लांट में एलोंगेशन करते हैं, हाइट इंक्रीज करते हैं। यहाँ आपको रूट शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिल रहा है। साथ में आप देख सकते हैं बेटा वैस्कुलर कैम्बियम। ये वैस्कुलर कैम्बियम आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिल जाएगा, डाइकोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। लेटरल मेरिस्टम और वैस्कुलर कैम्बियम वहां पर प्रेजेंट होते हैं या कोर्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये दे अपीयर लेटर इन लाइफ। ये भी मेरिस्टेम है लेकिन ये प्लांट की हाइट नहीं, गर्थ इंक्रीज करने का काम करते हैं और प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ देते हैं। इज ग्रोथ मेजरेबल? क्या आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो? जी हाँ, हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ग्रोथ को मेजर करने के, जैसे कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। किसी में भी इंक्रीज हो उसे हम ग्रोथ ही कहते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास एनसीईआरटी में है। जैसे नंबर इंक्रीज होने का एग्जाम्पल है कि जो एक मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम में जो एक सेल है वो 17,500 न्यू सेल्स बनाता है पर आवर। वहीं साइज में या वॉल्यूम में इंक्रीज आप देख सकते हो वाटरमेलन में, जो अपना साइज 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज करता है। ये डेटा हमें याद रखना है। अगर हमें इंक्रीज इन लेंथ वाली ग्रोथ देखनी है तो वो हमें पॉलन ट्यूब में देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें लेंथ इंक्रीज होती है। अगर आप इंक्रीज इन सरफेस एरिया देखना चाहते हैं तो आप लीफ की ग्रोथ देखो, डोर्सी वेंट्रल लीफ में, उसमें आपको सरफेस एरिया ग्रो करता दिखाई देगा। फेजेस ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस में ग्रोथ होती है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा होता है एलोंगेशन फेज और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। इनके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ अगर आप देखोगे शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे, तो इनके जो सेल्स होते हैं उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म, एक लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, प्राइमरी थिन सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल और काफी सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। एलोंगेशन फेज की जब आप बात करते हो तो सेल सब साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। तो वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाता है, सेल एनलार्ज हो जाता है, सेल वॉल में नया सेल वॉल का डिपोजिशन आता है जिससे सेल वॉल थोड़ी थिक हो जाती है। वही मैच्योरेशन फेज की बात करोगे तो इसमें प्लांट डिफरेंशिएशन की तरफ जाता है। डिफरेंशिएशन की तरफ जाता है मतलब उसे अपना फिक्स्ड रोल अब पता है, मैक्सिमम साइज ले चुका है प्लांट, अपनी सेल वॉल की मैक्सिमम थिकनिंग कर चुका है और प्रोटोप्लाज्म में भी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमने 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ देखी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ग्रोथ रेट। आप ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? कितनी ग्रोथ पर यूनिट टाइम में हुई उसे ही हम ग्रोथ रेट कहते हैं। हम 2 तरीके की ग्रोथ यहाँ पर पढ़ते हैं। एक हमारे पास आती है अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरी हमारे पास आती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। एक हमारे पास आती है अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरी हमारे पास आती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? अरिथमेटिक ग्रोथ में ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड और दूसरी जो डॉटर सेल होती है वो डिफरेंशिएट कर कर मैच्योर कर जाती है। लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ में बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो अरिथमेटिक ग्रोथ आपको जनरली मेरिस्टेम्स में देखने को मिल जाएंगे। मेरिस्टेम्स में या फुल्ली प्लांट डेवलप करने के बाद जो ग्रोथ शो करता है वो अरिथमेटिक शो करता है, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हमें जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है। हम इन दोनों ग्रोथ को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसकी वाई एक्सिस पे हम लेंथ ले प्लांट की और एक्स एक्सिस पे हम टाइम टेकन ले, तो हमें एक एस शेप्ड कर्व, सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए। जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए हमें एक एस शेप्ड कर्व देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगली बेटा, ये आपके पास पीवाईक्यू में आई है कि जो ये सिग्मोइड कर्व है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
ठीक है। इस सिग्मोइड कर्व में सबसे पहले ग्रोथ स्लो है इनिशियली, उसे आप लैग फेज बोलते हो। फिर अचानक से ग्रोथ रैपिड होती है, जिससे आप जो एक्सपोनेंशियल रेट पर आपकी ग्रोथ हो रही है इसे हम एलोंगेशन या लॉग फेज बोलते हैं। फाइनली ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और कौन सा फेज दिखाई देगा? स्टेशनरी फेज। यहाँ पर आप देख सकते हो अरिथमेटिक ग्रोथ में एक डॉटर सेल डिवाइड कर रही है, दूसरी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ में दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करती हैं। ग्रोथ रेट, अच्छा यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट की हम अलग से पहले यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है वो आपको जाइगोट टू एम्ब्रियो में देखने को मिलती है, और अरिथमेटिक ग्रोथ आपको लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। एक मैच्योर प्लांट में मेरिस्टेम्स में आपको देखने को मिलेगी। हम प्लांट की ग्रोथ को क्वांटिटेटिवली भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम उसको क्वांटिटेटिवली कंपेयर करें तो दो तरीके की ग्रोथ रेट आती है हमारे पास, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। क्या है बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट? दो तरीके की लीव्स बनी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी में। इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर आप एक प्लांट की टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम देखते हैं तो वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, लेकिन अगर हम उस प्लांट की ग्रोथ पर यूनिट टाइम कंपेयर कर रहे हैं किसी इनिशियल पैरामीटर से, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, तो वो आपकी रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है कि कितना चेंज आया है लेंथ में या किसी भी चीज में पर यूनिट टाइम, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। अगर मैं वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 करूं तो मुझे परसेंटेज में जो मिलेगा वो रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा। तो याद रखना, रिलेटिव ग्रोथ रेट आपको किसी इनिशियल पैरामीटर के कंपैरिजन में मिलता। ओके फिर आपके पास एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कि प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी फॉर ग्रोथ। ये सारी चीजें हमें पता है, ये प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए आपका जाइगोट डिवाइड कर रहा है। जब जाइगोट डिवाइड करता है एम्ब्रियो बनाने में तो जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन एक बार फाइनल मेच्योरिटी अटेन हो जाती है तो मेरिस्टेम्स में हमें अरिथमेटिक फेज में ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर ये दोनों वही प्लॉट हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं किसके लिए? एक हमें देखने को मिल रहा है कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ हमारे पास आती है अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है, और ये हमारे पास है जियोमेट्रिक ग्रोथ जिसमें हमें सिग्मोइड कर्व देखने को मिल रहा है। जियोमेट्रिक ग्रोथ जिसमें हमें सिग्मोइड कर्व देखने को मिल रहा है, और ये सिग्मोइड कर्व लिविंग सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आपके पास पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और ये स्टेशनरी फेज है। इन दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए लेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 प्लस रेट, ग्रोथ रेट इनटू टाइम पीरियड t। वहीं जियोमेट्रिक ग्रोथ पीरियड के लिए आप लिखते हैं WT इज इक्वल टू W0 इंटू e की पावर RT, ताकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरीके से आप शो करेंगे। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है नेक्स्ट हमारे पास, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। एक बार आपका मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ले लेता है अपने अंदर, तो हम कहते हैं उसमें डिफरेंशिएशन हो गया। मेरिस्टेम सेल्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए और अब वो परमानेंट सेल बन चुका है। कुछ परमानेंट सेल regain the capacity to become meristematic again, उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन हमें किसमें देखने को मिलता है? जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जैसे कोर्क कैम्बियम, ये लेटर इन लाइफ सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं और मेरिस्टेम सेल्स ने वापस कैपेसिटी ले ली है, परमानेंट सेल ने वापस कैपेसिटी ले ली है डिवाइड करने की और डिफरेंशिएट करने की। तीसरा टॉपिक यहाँ पर हमारे पास आता है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में ये जो न्यूली फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जो अभी अभी डी डिफरेंशिएशन से बने हैं, ये वापस दे लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड और ये वापस से एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑब्टेन करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। जैसे कोर्क कैम्बियम से सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कोर्क का बनना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से सेकेंडरी मेडुलरी रेज और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का बनना। यहाँ पर आपका ग्रोथ वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? किसी भी इंडिविजुअल का पूरा लाइफ साइकिल में होने वाले चेंजेस, जर्मिनेशन ऑफ सीड से लेकर सेनेसेंस तक, इनिशिएशन से लेकर डेथ तक, पूरी लाइफ साइकिल को हम डेवलपमेंट कहते हैं। एक और वे में हम डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। एक और वे में डेवलपमेंट को लिखा जाता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। यहाँ आप एक और टर्म पढ़ेंगे विच इज नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और phases of life to form different structures. Plants
खास कर हमें उनके लीफ के स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हेट्रोफिली, जिसको बोलते हैं हेट्रोफिली। हेट्रोफिली के एग्जाम्पल आपके पास आ रहे हैं कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये आपके पास PYQ भी है बेटा। ये सारे प्लांट्स अपनी लीफ में वेरिएशन शो करते हैं अलग अलग फेसेस ऑफ लाइफ में, यानी जुवेनाइल फेस में अलग तरीके की लीफ होती है और एडल्ट फेस में अलग तरीके की लीफ होती है। वहीं एक और एग्जाम्पल जो डायग्राम में आपको दिया हुआ है वो है बटर कप, वो है बटर कप। बटर कप में भी आपको हेट्रोफिली ही देखने को मिलती है, पर बटर कप में जो हमें हेट्रोफिली देखने को मिलती है वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से देखने को मिलती है, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अलग लीफ होती है और एक्वेटिक हैबिटेट में अलग लीफ होती है। फिर अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस का एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कभी भी इसको रिप्लेस कर ABCD से आपसे पूछा जाता है। पहले सेल मेरिस्टेमेटिक है, डिवाइड कर रहे हैं, उसके प्लाज्मा में ग्रोथ होता है और वो सेल डिसाइड करता है वापस से सेल डिवीजन में आने का। तो एक तो प्रोसेस है ये। दूसरी चीज हो सकती है कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ से सेल में एलोंगेशन हो, सेल में एलोंगेशन होगा तो तीसरा स्टेप आएगा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन से थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ आएगा मैच्योरेशन, सेल मैच्योर होगा, बूढ़ा होगा यानी सेनेसेंस की तरफ जाएगा और फाइनली होगी डेथ। तो ये पूरा सीक्वेंस डेवलपमेंट का बर्थ से लेकर डेथ तक इस डायग्राम में हमारे पास है। डेवलपमेंट में बस इतना ही देखना था हमें। हम एकदम लास्ट टॉपिक पे आ गए हमारे चैप्टर के, विच इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से, और उनके फंक्शन से हमें काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की हम बात करते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड जो कि कैरोटीनॉइड्स डेरिवेटिव है, एंड इथाइलिन, ये आपके पास PYQ में भी आया हुआ है। आप इन सब रेगुलेटर्स को दो में डिवाइड कर सकते हो, कुछ प्रमोटर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। प्रमोटर्स वो होंगे जो प्रमोट करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, जैसे सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। प्रोमोटर्स आपके पास कौन कौन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन। कुछ रेगुलेटर्स इनहिबिटर्स की तरह भी काम करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू वुंड्स एंड स्ट्रेस फ्रॉम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है तो ये रेगुलेटर्स ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, डोरमेंसी क्रिएट करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसके अंदर आप जो एग्जाम्पल याद रखेंगे एब्सिसिक एसिड का रखेंगे। उसके सिवा आपके पास इथाइलिन बचता है। तो बेटा इथाइलिन बोथ कैटेगरीज में आता है, ये प्रमोटर भी है, ये इनहिबिटर भी है, बट लार्जली ये इनहिबिशन करता है। याद रखना, लार्जली इनहिबिशन ही करता है। अब एक एक करके सारे हॉर्मोन्स को हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। पहला हार्मोन जो हमारे पास आ रहा है वो है ऑक्सिन, वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सिन इंडोल कंपाउंड्स होते हैं। इनमें नेचुरल ऑक्सिन आपके पास आता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। वहीं अगर आप सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करोगे तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये चार नाम ऑक्सिन के हम पढ़ते हैं, दो नेचुरल और दो सिंथेटिक। ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी? दो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन। कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास में उन्होंने देखा था कि कुछ सब्सटेंस है जिसकी वजह से फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, और वो ऑक्सिन था। बाद में इसको आइसोलेट किया था FW वेंच ने। उन्होंने ओट सीडलिंग की कॉलियोप्टाइल से इसको ऑब्टेन किया था। ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रोथ। ह्यूमंस में ऑक्सिन ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ऑक्सिन को अगर आप देखोगे तो जिस भी डायरेक्शन में लाइट है उस डायरेक्शन में ये बेंड करता है और शूट की ग्रोथ करवाता है। कॉलियोप्टाइल इसका सोर्स है, ये चीज भी आपके पास PYQ में है, तो इसको याद रखिएगा। कॉलियोप्टाइल टिप में आपको ऑक्सिन मिलता है और ये उसकी ग्रोथ करवाता है, फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम ऑक्सिन के देख लेंगे। तो ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टेम की एलोंगेशन, कॉलियोप्टाइल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आपके पास। ये लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एपिकल बड की ग्रोथ करवाता है, तो ये एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल बड की ग्रोथ में ये सप्रेशन करता है, इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। अगर आप वो ग्रोइंग टिप कट कर दोगे तो आप फाइनली लेटरल ग्रोथ देख सकते हो। टिप को कट करना, इसके लिए एक टर्म यूज है NCERT में, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन, आपको टिप कट करनी पड़ेगी ताकि लेटरल ग्रोथ हो सके। डीकैपिटेशन हम लोग करते हैं टी प्लांटेशन में एंड हेज मेकिंग में। दो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, टी प्लांटेशन में एंड हेज मेकिंग में। उसके सिवा ऑक्सिन सेल डिवीजन में मदद करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ यानी जाइलम डिफरेंशिएशन, ये पॉइंट भी हम पढ़ते हैं। जाइलम डिफरेंशिएशन में ऑक्सिन मदद करता है। उसके सिवा
कैलस फॉर्मेशन में ऑक्सिन मदद कर सकता है अगर ऑक्सिन और साइटोकिनिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। वैसे ऑक्सिन को रूटिंग हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये रूट इनिशिएशन करता है, क्योंकि ये रूट इनिशिएशन करता है इन स्टेम कटिंग्स। आपको स्टेम कटिंग, रोज कटिंग अपने पास लेकर आएंगे। रूट इनिशिएट अगर आप करवाना चाहते हैं तो ऑक्सिन दे दीजिए, रूट इनिशिएशन हो जाएगा। अब्सीशन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिन प्रिवेंट अब्सीशन, ये आपके पास पीवाईक्यू में आया हुआ है। अगेन ऑक्सिन से आप पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बना सकते हैं, यानी सीडलेस फ्रूट्स बना सकते हैं, जैसे कि टमेटोस। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सिन होता है, ये वीड इरेडिकेट करता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये सेलेक्टिव वीड किलर है। सेलेक्टिव वीड किलर का मतलब ये सिर्फ डाइकोट्स को किल करेगा, मोनोकोट्स को नहीं। ये सिर्फ डाइकोट्स को किल करेगा, मोनोकोट्स को नहीं। फिर आपके पास क्या आ रहा है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आ रहा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सारे एसिड्स हैं आपके पास, इसको आप GA से रिप्रेजेंट करते हो। GA1 से लेकर GA100 हैं आपके पास जो आपके जिब्रेलिन्स होते हैं। डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाएगा? कुरुसोवा। उन्होंने देखा कि राइस में डिसीज हो रही है जिसे बोलते हैं बकानिया फूलिश सीडलिंग डिसीज, जिसमें राइस बहुत ज्यादा हाइट ले रहे थे। बाद में पता चला ये डिसीज एक फंगस की वजह से है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसमें से हमने ऑब्टेन किया था जिब्रेलिन। आइसोलेट करने के लिए दो साइंटिस्ट का नाम है याबुता एंड सुमुकी, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ कुरुसोवा का नेम मेंशन है तो आप उन्हीं को याद रखेंगे। फंक्शंस देख लें जरा जिब्रेलिन के, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जिब्रेलिन का है कि वो स्टेम एलोंगेशन करवाता है, सेल एलोंगेशन करवाता है, जिसकी वजह से ग्रेप्स की स्टॉक इंक्रीज होती है, शुगर केन की हाइट बढ़ती है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत रिसेंटली पूछा गया, बेटा शुगर केन की स्टेम में ही उसका सारा शुगर, सारा कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर उसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो ईल्ड भी इंक्रीज होगा। तो शुगर केन का ईल्ड इंक्रीज हुआ है अप टू 20 टन पर एकर्स, अप टू 20 टन पर एकर्स। उसके सिवा रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, क्योंकि हाइट इंक्रीज करता है। आप जो रोजेट प्लांट्स होते हैं बेटा, उनमें इंटरनोड बहुत रिड्यूस्ड होती है, तो उनके अंदर ये इंटरनोड एलोंगेशन करवाता है, जिसको आप बोलते हो बोल्टिंग। कौन कौन से रोजेट प्लांट्स का एग्जाम्पल दे रखा है? जैसे शुगर बीट हो गया, जैसे आपके पास कैपेज हो गया, तो रोजेट प्लांट्स में ये बोल्टिंग करवाएगा। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाता है ये किसी भी एक्सिस की। बहुत सारे बाइनियल्स में जिब्रेलिन की वजह से अर्ली ग्रोथ होती है बेटा, बिना किसी कोल्ड सीजन के ये अर्ली फ्लावरिंग उनके अंदर करवा सकता है, अर्ली फ्लावरिंग इनके अंदर करवा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हेस्टेंस मैच्योरिटी। तो जिब्रेलिन की मदद से यू कैन हेस्टन द मैच्योरिटी, अर्ली सीड प्रोडक्शन। आप क्या करवा सकते हो? अर्ली सीड प्रोडक्शन, अर्ली सीड प्रोडक्शन। सीडलेस फ्रूट्स या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनेंगे जिब्रेलिन से, जैसे कि टमेटोज हो गया, एप्पल्स हो गए, क्यूकम्बर्स हो गए, यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाएंगे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जिब्रेलिन ब्रेक्स डोरमेंसी, बिल्कुल इट ब्रेक्स डोरमेंसी, डोरमेंसी ब्रेक करके ये सीड जर्मिनेशन करवाता है। डोरमेंसी ब्रेक करेगा, सीड जर्मिनेशन करवाएगा, सेनेसेंस को डीले करेगा। ये बात हमें याद रखनी है कि जो जिब्रेलिन है वो सीड जर्मिनेशन करवाता है। उसके सिवा एलोंगेट एंड इम्प्रूव द शेप, एलोंगेट एंड इम्प्रूव शेप ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, ये पढ़ा है हमने। एंड दे स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस ऑल्सो, दे स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस ऑल्सो। तो हमने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास कौन सा आ रहा है? साइटोकिनिन। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास कौन सा आ रहा है? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन की डिस्कवरी स्कूग ने की थी टबैको स्टेम में। वो कैलिस को प्रोलिफरेट करने में मदद कर रहा था। जिस भी न्यूट्रिएंट मीडियम को सप्लीमेंट करे थे वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऑब्टेन कहाँ से किया? एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, कोकोनट मिल्क, इन एडिशन टू ऑक्सिन। हमें वहाँ पे साइटोकिनिन भी मिला, हमें वहाँ पे साइटोकिनिन भी मिला। बाद में स्पूग एंड मिलर ने उसको आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज किया और उसको नाम दिया काइनेटिन। बेटा याद करना कि काइनेटिन हमें मिला है हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से, हेरिंग स्पर्म के डीएनए से। जो कोकोनट मिल्क या ईस्ट एक्सट्रैक्ट या मेज कौन से हमें मिला है उसका नाम है जिएटिन। जो डायरेक्टली हमें प्लांट से मिला है वो है जिएटिन। काइनेटिन हेरिंग स्पर्म के डीएनए से मिला है। क्वेश्चन हमारे पास पूछा भी गया। फंक्शंस देखें अगर हम साइटोकिनिन के, तो साइटोकिनिन के फंक्शंस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि ये सेल डिवीजन करवाते हैं। सेल डिवीजन करवा रहे हैं चाहे रूट एपेक्स पे,
या फिर शूट एपेक्स पे। उसके सिवा लेटरल बड्स की ग्रोथ करवाएंगे। डीले द प्रोसेस ऑफ एजिंग, जिसको आप रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, एजिंग को डीले करने के लिए ये मोबिलाइज करते हैं एलिमेंट्स को, मोबिलाइज करते हैं एलिमेंट्स को। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए हम साइटोकिनिन नहीं याद रखेंगे बेटा, डोरमेंसी ब्रेक करने का काम हम या तो जिब्रेलिन में याद रखेंगे या इथाइलिन में याद रखेंगे, और जर्मिनेशन का भी हम वहीं पे याद रखेंगे। कैलिस बनाने का ये काम करते जरूर है, लेकिन ये शूटिंग हार्मोन होता है, ये शूट इनिशिएशन करवाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास साइटोकाइनिन का है कि वो शूट इनिशिएशन करवाता है। उसके सिवा लीव्स के क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन के लिए आपको क्लोरोफिल चाहिए, सी से क्लोरोप्लास्ट, सी से क्लोरोफिल, इसको आप सी से क्लोरोप्लास्ट, सी से साइटोकिनिन, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इथाइलिन। इथाइलिन की डिस्कवरी कजिन्स ने की थी। ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो आपको राइपेंड ऑरेंजेस से मिला था, जो आगे अनराइपेंड बनानास और ऑरेंजेस की राइपनिंग करवा रहा था। बाद में हमें इथाइलिन वॉलेटाइल सब्सटेंस की तरह मिला था। इट इज ए गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इकलौता प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैशियस फॉर्म में है। इसके अगर हम फंक्शन देखेंगे इथाइलिन की, तो ये स्टेम की थिकनिंग इंक्रीज करता है, आपकी स्टेम की, आपके प्लांट की थिकनिंग इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर, अब्सॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। लेटरल बड्स ग्रो करना पी सीडलिंग्स में, ऑल्सो जर्मिनेशन, पी सीडलिंग्स में जर्मिनेशन करवाने का काम इथाइलिन करता है। पटेटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग कराने का काम इथाइलिन करता है। तो ये कुछ फंक्शंस वहां पर हमको देखने को मिल जाएंगे। क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है थाइलिन का। फ्रूट्स की राइपनिंग करवाना, कौन सी रेस्पिरेशन से? क्लाइमेक्टिक रेस्पिरेशन से। कौन से एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं? जैसे टमेटोज एंड एप्पल्स, टमेटोज एंड एप्पल्स। उसके सिवा अपसीशन की अगर हम बात करें तो ये अपसीशन स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से इट कोजेस थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं क्योंकि ये एब्सिशन करवाता है। इथाइलिन मैंने आपको बताया था ये प्रमोटर भी है बेटा और ये इनहिबिटर भी है। प्रमोटर कैसे है? रूट में ग्रोथ करवा रहा है, स्टेम में एलोंगेशन करवा रहा है, सीड जर्मिनेशन करवा रहा है। इनहिबिटर कैसे है? ये अब्सिशन भी करवाता है, इसलिए ये इनहिबिटर भी है। अब्सिशन करवाता है इसलिए ये इनहिबिटर भी है। उसके सिवा एक क्वेश्चन जो अगेन आपके पास पीवाईक्यू में आया हुआ है कि क्यूकुम्बर में फीमेल फ्लावरिंग करवाना है ना, क्यूक्यूम्बर में फीमेल फ्लावरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड ऑफ इथाइलिन इज इथीफॉर्म, ये हमको याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब्सिसिक एसिड 3 अलग अलग जगह 1960 में इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने उसको डिस्कवर किया था। 3 अलग अलग नाम है, इनहिबिटर B, अब्सिशन 2 एंड डोरमिन। बाद में दे वर रिकॉग्नाइज्ड केमिकली आइडेंटिकल, और उनको हमने क्या कहा? अब्सिसिक एसिड का। अब्सिसिक एसिड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में वो प्लांट का टॉलरेंस इंक्रीज करता है अलग अलग तरीकों के स्ट्रेस में सर्वाइव करने के लिए। तो अब्सिसिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये सब चीजों का इनहिबिटर है बेटा, ग्रोथ का इनहिबिटर है, बट डोरमेंसी करवाएगा बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, काफी पावरफुल ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिशन करता है ग्रोथ के अंदर, अब्सिशन स्टिमुलेट करता है, सीड जर्मिनेशन इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन इनहिबिट करता है, ये डोरमेंसी करवाएगा और जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। इसका मतलब ये जिब्रेलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन है, एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन है। ये भी आपके पास पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट का आप इथाइलिन में ही याद रखिएगा। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल सिर्फ क्लोजर ऑफ स्टोमेटा नहीं, और बहुत सारे ऐसे फंक्शन अब्सिसिक एसिड करवाता है जो स्ट्रेस टॉलरेंस में मदद करे, प्लांट को स्ट्रेस टॉलरेट करने में मदद करे, वो सारे फंक्शंस ही करवाता है। तो अब्सिसिक एसिड उल्टा सीड डोरमेंसी करवाएगा और सीड का जर्मिनेशन होने नहीं देगा। ये सारे फंक्शंस किसके हैं आपके पास? अब्सिसिक एसिड के। तो फंक्शंस हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए। फिर हमारे पास आ रहा है टॉपिक फोटोट्रॉपिज्म एंड वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पे प्लांट अलग अलग रिस्पॉन्स देता है, और ये फोटोपीरियोडिक टाइम यानी कितने टाइम के लिए लाइट और डार्कनेस है, ये फ्लावरिंग को कैसे इनिशिएट कर सकती है। इसको सबसे पहले मैरीलैंड मैमोथ ने देखा था, आपको नहीं याद रखना, पर हाँ टबेको में डिस्कवरी हुई थी, निकोशियाना टबेकम, शॉर्ट डे प्लांट थे। उन्होंने क्या देखा था कि अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग लाइट और डार्क पीरियड चाहिए फ्लावरिंग के लिए। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड चाहिए होता है लाइट का या डार्कनेस का फ्लावरिंग के लिए, उन्हें हम उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पीरियड। वो प्लांट्स
जिनको लॉन्गर एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए देन द क्रिटिकल पीरियड वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट जैसे वीट और ओट्स। वो प्लांट दैट रिक्वायर लाइट फॉर अ शॉर्टर पीरियड देन द क्रिटिकल पीरियड वो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे टबेको और क्रिजेंथिमा। और वो प्लांट्स जिनको फोटो पीरियड से कुछ फर्क नहीं पड़ता वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स जैसे सनफ्लावर और मेज। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा डे लेंथ देने पर फ्लावरिंग होना, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम डे लेंथ देने पर फ्लावरिंग होना और अफेक्ट नहीं होते। तो ये तीन तरीके के प्लांट्स हैं आपके पास, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। साइट फॉर परसेप्शन ऑफ दिस लाइट एंड डार्क पीरियड क्या है? लीव्स। और ये क्वेश्चन आपके पास पीवाईक्यू में आया हुआ है। फ्लावरिंग होने से पहले, शूट एपेक्स से फ्लावरल एपेक्स बनने से पहले जो डिटेक्ट करता है इस फोटो पीरियड को वो लीव्स होते हैं, वो लीव्स होते हैं, इसको याद रखना है। लास्ट टॉपिक आपके पास आता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था टी.डी. लिसिंको ने। ये नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। बहुत सारी स्पीशीज स्पेशली बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स आर इंड्यूस टू फ्लावर एट लो टेम्परेचर 1 डिग्री टू 10 डिग्री, इसे ही आप बोलते हो वर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर देकर फ्लावरिंग करवाना इसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट late in growing season and enables the plant to have sufficient time to reach maturity. immature plant की ग्रोथ नहीं होने देगा, immature plant में फ्लावरिंग नहीं होने देगा क्योंकि ये पर्टिकुलर ठंडे टाइम का वेट करेगा। सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स जैसे कि वीट, बार्ली, राई, इनमें दो वेराइटीज होती हैं, एक विंटर वेराइटी और एक स्प्रिंग वेराइटी। स्प्रिंग वेराइटी को हम स्प्रिंग में प्लांट करते हैं और वो बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन हमें ग्रेन्स दे देती है। लेकिन वहीं अगर हम विंटर वेराइटी की बात करें, उन्हें आप स्प्रिंग में प्लांट करेंगे तो दे वॉन्ट फ्लावर बिफोर विंटर सीजन, है ना। उन्हें हम स्प्रिंग में फ्लावर करते हैं। दे फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन, हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम। अगर आप विंटर वेराइटी को स्प्रिंग में प्लांट करोगे, उसको अपना विंटर सीजन या लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो उनको हम कब प्लांट करते हैं? ऑटम में। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम्स आउट एज स्मॉल सीडलिंग, फिर वो विंटर्स में आपको स्मॉल सीडलिंग्स दिखाई देंगी। ग्रोथ रिज्यूम होगी स्प्रिंग में एंड फाइनली यू कैन हार्वेस्ट देम अराउंड मिड समर। वर्नलाइजेशन का एक और एग्जाम्पल आपको बाइनियल प्लांट्स में दिख सकता है। वेयर अ मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन सेकंड सीजन, तो पूरा एक सीजन उसका वेजिटेटिव मैच्योरिटी होता है, सेकंड सीजन में जब उसको विंटर सीजन मिलता है तब उसके अंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। बाइनियल्स के एग्जाम्पल आपके पास शुगर बीट, कैबेज और कैरेट आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। बाइनियल प्लांट को अगर आप कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो आप उसका फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स देख सकते हैं, है ना। उसके अंदर फोटो पीरियड फ्लावरिंग रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करेगा। लास्ट टॉपिक आपके पास इस चैप्टर में हो रहा है बेटा सीड डोरमेंसी। देखो सीड डोरमेंसी मतलब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा। सीड जर्मिनेट इस बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं, इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो आप उसको बोलते हो सीड डोरमेंसी। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है सीड कोट हार्ड है, इम्पर्मिएबल है, तो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा। कुछ केमिकल इनहिबिटर्स प्रेजेंट है जैसे अब्सिसिक एसिड जो सीड को डोरमेंट कर कर बैठे हैं और जर्मिनेशन नहीं होने दे रहे, या अभी एम्ब्रियो इमेच्योर है, वो मेच्योर इनफ नहीं हुआ है जर्मिनेशन के लिए। तो सीड डोरमेंसी से आप ओवरकम कैसे करेंगे? मैकेनिकल एब्रेशन का यूज कर सकते हैं, है ना, विगरस शेकिंग कर सकते हैं। इसमें आ गया जैसे नाइव्स यूज करोगे या माइक्रोब्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से आप सीड को पास करोगे। चिल्लिंग कंडीशन यानी कभी कभी आप सीड जर्मिनेट करवाने के लिए उसको लो टेम्परेचर देकर भी इनिशिएट करवा सकते हो सीड जर्मिनेशन। तो लो टेम्परेचर में सीड जर्मिनेशन करवाना, इसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, इसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। उसके सिवा आप हॉर्मोन्स दे दो जैसे जिब्रालिक एसिड जो सीड डोरमेंसी ब्रेक कर कर सीड जर्मिनेशन करने में मदद कर सकते हैं। सिमिलरली इथाइलिन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने लास्ट टॉपिक जो कि सीड डोरमेंसी था वो भी यहाँ पर कवर कर लिया। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंप्लीट हो गए। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन में लिख देना जिसने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया हो, और इसी तरीके से फटाफट से सारे चैप्टर की एक लास्ट रिविजन ले लो और बहुत बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम करके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।